आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी है उसको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य है जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज कराई है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक, तो उसमें जो 8th क्लास है उसका रिवीजन हम इस वीडियो में करेंगे। तो रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे चैनल से ज़रा भी लाभ मिल रहा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की अन्य क्विज में भाग लेना है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ग्रुप की 1-2 दिन में 11th क्लास की जो पॉलिटी है वो चल रही है, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए करा दिए जाएंगे, तो आप वो ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। दूसरा कथन है, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आते हैं। और जो कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के जुड़े भाग को जैवमंडल कहते हैं। दूसरा कथन है, जैव मंडल में जीवित जातियों के बीच परस्पर संबंध को पारतंत्र कहते हैं। देखिए पहले कथन को देखते हैं। पहले यहाँ पे दिया है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के जुड़े हुए भाग को, यानी ये आपका स्थल मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल, इनका जो जुड़ा हुआ भाग होता है इस तरीके से, ये आपका स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। तो यहाँ पे ये तीनों जुड़े हुए भाग हैं तो इसको जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल में जीवित जातियों के बीच जो परस्पर संबंध होता है, यानी जीवित जातियां उनके बीच जो संबंध होता है उसी संबंध को पारतंत्र के नाम से जानते हैं। तो पारतंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था वो आपको ज़रूर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज होता है। दूसरा कथन है आपका, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। यहाँ पे आपका होगा खनन कहा जाता है। तो देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। और ये जो खनिज की डेफिनेशन है आपकी एनसीईआरटी में दी है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज होता है। और पृथ्वी के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। आपको बताना है कि जो इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं तो उसमें जो खनन है वो किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में। तो मैं आपको बता देती हूँ, खनन जो है आपका ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। और ये भी आपके लिए एडिशनल नॉलेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। भूतापीय ऊर्जा पर सरकार का काफ़ी जोर है। तो मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। पूगा घाटी भूतापीय केंद्र ऊर्जा केंद्र जो स्थित है वो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है उसको बोला जाता है मिल्पा। और जो रोका है ये आपका ब्राज़ील में बोला जाता है।
मिल्पा है ये आपका मैक्सिको में बोला जाता है। लदाख कहाँ बोला जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? जैसे कि अभी अभी बता दिया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में। तो ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि है उसको रोका बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि हर साल किसी क्षेत्र से पेड़ काटकर वहाँ पर नई ज़मीन निकालकर उस पर खेती करना, फिर 1-2 साल वहाँ खेती करना, फिर दूसरी जगह उसी तरह पेड़ काटकर ज़मीन निकाल के फिर उस पर खेती करना, जिससे वनों का काफ़ी विनाश होता है। जैसे अपने देश में नागालैंड में ये काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ की लेकिन अभी फ़िलहाल में उसको रोक दिया गया है। और अपने देश में कई जगह इस तरह की खेती की जाती है और उसके अलग अलग नाम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में उगती है? तो देखिए ऑप्शन के थ्रू जाना है आपको। तो काली और जो जलोढ़ मृदा होती है, यहाँ पे जलोढ़ है आपकी, जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें कपास की खेती है वो उगती है, और कपास है वो आपकी अच्छी खासी हो जाती है काली और जलोढ़ दोनों में ही। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित कृषि से आशय है। तो देखिए मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कॉन्सेप्ट का सवाल है। मिश्रित जो कृषि होती है यहाँ पे क्या होता है, फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करना हो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। एक ही खेत में 2 फसल उगाना इसको मिश्रित खेती नहीं कहते हैं, ये आपको कन्फ्यूजन है। और मिश्रित खेती में ये आती हैं, मिश्रित कृषि में आपका फसल के साथ पशुपालन आता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? तो केरल में स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है कुमारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूम है ये आपकी नागालैंड में बोली जाती है, बेवर शायद आपकी एमपी के इलाके में बोली जाती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और जो कुमारी है ये आपकी केरल में बोली जाती है। कुमारी है केरल में एक चावल की खेती होती है उसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के काकेशस प्रदेश में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूना पत्थर के निक्षेप हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्सबर्ग को कौन सा उपनाम दिया जाता है? तो जो पिट्सबर्ग है उसका जो उपनाम है वो क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इस्पात नगर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस्पात नगर उपनाम भी पिट्सबर्ग को ही दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो देश में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था? तो ये 1818 में कोलकाता में लगाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता, 1818 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कब और कहाँ लगाई गई थी? तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, पहली यंत्रीकृत वस्त्र मिल कब और कहाँ लगाई गई थी? तो ये आपकी मुंबई में लगाई गई थी 1854 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर का अहमदाबाद है, वो सूती कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। अभी भी अहमदाबाद में देश के अधिकांशतः सूती वस्त्रों का उत्पादन है वो अहमदाबाद में ही किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में भी होता है लेकिन अहमदाबाद प्रमुख है, और ये सवाल 2021 के पीसीएस में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? ये है ओसाका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जापान का मैनचेस्टर है तो ओसाका को बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। आश्रित जनसंख्या क्या होती है? वो ऐसी जनसंख्या जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हो उसको आश्रित जनसंख्या बोलते हैं। तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध हैं, उन दोनों को ही आश्रित जनसंख्या वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध हैं जो उपरोक्त इन दोनों ही वर्गों को आश्रित जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जाती है इसकी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत आपकी हुई थी 2015 में।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्लास 8 एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में सम्मिलित कर लिए गए हैं। आप 3-4 बार ये वीडियो देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और यहाँ से सवाल, कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें। और कल हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, वो रिवीजन वीडियो उसका बनाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको अन्य करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह हैं वो भी मिलती रहेंगी, और कोई भी मॉक टेस्ट होगा